हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? बढ़िया हैं, मज़े में हैं। और बहुत दिनों के बाद आपकी क्लासेस दोबारा से कुछ फ्लोर पे आने की कोशिश करेंगे। अभी भाभी से बहुत से बच्चों का मेरे पास मैसेजेस भी आए कि सर वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं आप। तो उसका कोई रीज़न था और रीज़न था टाइम की शॉर्टेज। जो मेरे पास फ़िलहाल टाइम नहीं था इतना कि मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। कोशिश मैंने बहुत की बट टाइम बिल्कुल ही नहीं लग पा रहा था। और इस मंथ नवंबर मंथ में टाइम मुझे बहुत कम लग पाएगा। तो थोड़ा सा इस मंथ थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि जितनी वीडियो आ रही हैं वीक में उसको उससे काम चलाएं आप। कोशिश मैं करूंगा कि फिर भी मैं डाल सकूं वीडियो रेगुलर बेस पे, बट फिर भी जितनी भी वीडियो आए इस मंथ की आपको थोड़ी सी परेशानी रहेगी। तो इस मंथ थोड़ा सा आप उसको हैंडल कीजिएगा। उसके बाद से फिर आपकी रेगुलर जो वीडियोज है जिसे पहले आ रही थी वैसे ही स्टार्ट हो जाएंगी और हम सिलेबस को फिर दोबारा से स्पीडली पकड़ेंगे। तो अभी जो हमने लास्ट टॉपिक किया था क्लास 11 के लिए वो हमने डिस्कस किया था रेजोनेंस के बारे में। और आई थिंक आपको रेजोनेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और क्या होता है रेजोनेंस, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, वो सब बातें हमने जनरली सीख ली होंगी। ठीक है, अभी इस चैप्टर के अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं वैसे तो, मतलब चैप्टर बहुत लंबा हो गया क्योंकि बीच में वीडियोज नहीं आ पाई तो इसलिए चैप्टर बहुत लंबा लग रहा है हमें। बट एक्चुअल में तो ये बहुत लंबा चैप्टर था नहीं। आज गले में भी दिक्कत हो रही है सॉरी। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके जो बाकी के टॉपिक बचे हुए हैं। ज्यादा टॉपिक बचे नहीं हुए, दो थ्योरीज बची हुई है मेनली तो हमारी, एक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दैट इज एमओटी। तो कोशिश मैं करूंगा कि फटाफट से इन दोनों थ्योरीज को निपटाएं हम आसानी से बढ़िया तरीके से समझ के, और उसके बाद नया चैप्टर जो आपका है वो स्टार्ट कर सके। आपको भी बहुत वेट होगा कि सर चैप्टर नया कब स्टार्ट करेंगे। तो वो तो नॉर्मल सी बात है कि जब ये कंप्लीट होगा तभी हम शुरू कर पाएंगे। तो ये कंप्लीट करने के लिए हमें थोड़ा सा अब टाइम निकालना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि टाइम निकाल लूँ, बट जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सिर्फ इस मंथ की प्रॉब्लम है। इस मंथ थोड़ा सा आप कोऑपरेट कर लीजिए कि कोई बात नहीं सर आप टाइम लीजिए थोड़ा सा अपना, बट मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि वीडियो डाल सकूं आपके लिए टाइम टू टाइम। और सिलेबस आपका रुके नहीं, चलता रहे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्टॉप हो जाए। आप पिछले वीक तो पूरी क्लासेस नहीं आ पाई है आपकी, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा करिए कोऑपरेट, आप भी करिए मैं भी कर रहा हूँ। और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए भाई, लोगों को बताइए कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। कम से कम हर हर स्टूडेंट अगर ये जिम्मेदारी ले कि हम आगे 5 स्टूडेंट्स को बताएंगे तो कोई ज़्यादा मुश्किल बड़ी बात है नहीं। अगर हर स्टूडेंट सिर्फ ये मान ले कि हम आगे 5 स्टूडेंट्स को बताएंगे, वो 5 फिर आगे और 5 को बताएं, तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम है ही नहीं। तो सिर्फ इतना करना है आपको कि आप अपने 5 स्टूडेंट्स को, अपने अपने 5 फ्रेंड्स को, अपने 5 आसपास के स्टूडेंट्स को मना लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, उनको बताइए। उसके बाद अपने आप ही काम चल जाएगा हमारा सारा। ओके, तो चलिए फिर आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइम ज़्यादा वेस्ट करते नहीं है, पहले भी हमने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भाई वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोशिश तो करूँगा कि ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँ, लेकिन जितना भी मैं बता पाऊँगा उतना तो बताऊँगा ही, जितने मेरी मेरी नॉलेज होगी, जितनी नॉलेज मैंने सीखी है अभी तक उसके हिसाब से जितना आपका क्वेश्चन हो सके। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या बोल सकते हैं, वीबीटी। ठीक, वीबीटी। तो ये थ्योरी बेसिकली देखिए, हम क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो केमिकल बॉन्डिंग हमें नॉर्मल सी बात है कि दो एटम्स के बीच की बॉन्डिंग ही सिखा रही है कि किस तरीके से बॉन्ड बन सकता है, किन कंडीशंस पर बॉन्ड बन सकता है, क्या क्या सिचुएशंस ऐसी आती है जहां दो एटम्स आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। तो उसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। हालांकि बहुत कमियां भी थी इसके अंदर, जिन कमियों को फिर बाकी थ्योरीज ने, जो एमओटी थ्योरी हमारी है, उसने दूर किया। लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी थ्योरी मानी जाती है, बहुत सी एक्सप्लेनेशन ये आपको दे देती है जो इससे पहले वाली थ्योरीज नहीं दे पाई थी। पहली बात तो ये सबसे मेन पॉइंट जो थ्योरी का है वो ये है कि ये कंसीडर करती है ओनली कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में, कि दो दो एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड ही बनता है और कोवलेंट बॉन्ड बनने की वजह से ही वो स्टेबिलिटी। आयनिक बॉन्ड की कोई डिस्कशन इसमें खास होती नहीं है, ज्यादातर इसका जो फोकस रहता है वो कोवलेंट बॉन्ड पर ही रहता है। तो ये बात आपको पहले फोकस ध्यान में रखनी चाहिए कि इस बॉन्ड का, इस थ्योरी का जो मेन मेन पॉइंट है वो सारा फोकस किसके ऊपर रहता है, कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर ही रहता है। ये कंसीडर क्या करती है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में, वही कंसीडर करती है। और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है वो हमने पढ़ा हुआ है, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो उसकी वजह से जो है कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो यही यही कुछ ऐसा ये थ्योरी भी मानती है जो हम आगे पढ़ना है। तो इसको जो दिया गया था, बेसिकली इस थ्योरी को जो दिया गया था 1927 के अंदर, इस थ्योरी को जो है डेवलप किया गया था।
और स्लेटर थे हमारे और एक पॉलिंग थे, 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको थोड़ा सा डिस्कवर किया, डेवलप किया थ्योरी को और अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन भी किया। तो ये जो थ्योरी आपकी है ये 2 कंसेप्ट पर एक्सप्लेनेशन आपको देती है। वो 2 कंसेप्ट कौन कौन से वो हमें समझने हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन से वो भी आपको मैं बताऊंगा। एक तो एनर्जी कंसेप्ट आपका ये है, एनर्जी के बेस पे ही आपको एक्सप्लेनेशन देती है, ठीक है, एनर्जी कंसेप्ट पे आपको ये एक्सप्लेनेशन दे सकती है। इसके अलावा ये आपको ओवरलैपिंग कंसेप्ट के बेस पे भी एक्सप्लेनेशन देती है। ज्यादा अच्छा से हम जो समझ सकते हैं वो ओवरलैपिंग कंसेप्ट को समझते हैं भाई। हालांकि दोनों का जो रिजल्ट आना है वो सेम ही आना है, दोनों की जो एक्सप्लेनेशन आनी है वो सेम ही आनी है, बट थोड़ा सा तरीका बस अलग अलग हो गया कि अलग अलग तरीके से हमें इसको एक्सप्लेन करना है। बात वही है, घूम फिर के की बॉन्डिंग दोनों एटम के बीच में कैसे हुई है वही हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूं एनर्जी कंसेप्ट के बारे में कि अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंसेप्ट ये किस तरीके से एक्सप्लेन करेगी 2 एटम्स के बीच की बॉन्डिंग को, और उसके बाद फिर मैं सेम बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ ओवरलैपिंग कंसेप्ट, और ये ज्यादा काम आपके आएगा आगे आने वाले टॉपिक्स में, ये आपके ज्यादा काम आएगा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। लेकिन इसको समझने के लिए आपको इसको समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि एक्चुअल में ये इसी से रिलेट करता है, ठीक है। चलिए तो मैं इसको साफ करता हूं और आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं अबाउट द एनर्जी कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंसेप्ट, एनर्जी कंसेप्ट को समझने के लिए मुझे आपको एक एग्जांपल से स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे आसान एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे और वो एग्जांपल हम ले सकते हैं, मोस्टली सभी टीचर्स जो है उसी एग्जांपल से बच्चों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत आसान सा और बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आपकी बुक में एक्सप्लेनेशन भी उसके लिए स्टार्टिंग से की गई है, तो उसको पढ़िए अच्छे से, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमें करना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं भाई, एक्सप्लेन कर रहे हैं हम बॉन्डिंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की H2, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है इस तरीके से, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन एटम मेरे पास है और ये दोनों हाइड्रोजन एटम जो आपके ये बहुत एक दूसरे से बहुत दूर है, बहुत ही ज्यादा दूर है, ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी होगी, नॉर्मल सी बात है, हर चीज के पास कोई ना कोई एनर्जी तो होती है, तो जो इसकी एनर्जी होगी हमारे पास, इसको मैं H1 मान लेता हूं भाई एक टाइम के लिए और इसको मैं H2 मान लेता हूं, ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी हमारे पास होगी वो हमने E1 मान ली और इसकी जो एनर्जी मान ली हमने वो E2 मान ली, ओके। तो जो टोटल एनर्जी मेरे पास होनी चाहिए दोनों की, वो मेरे पास होनी चाहिए E1 प्लस E2, ओके। अब यहां से इनका जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। नॉर्मल सी बात है, टोटल जो एनर्जी है उसमें से अलग अलग की एनर्जी को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो जो मुझे एनर्जी मिलेगी वो इनकी पोटेंशियल एनर्जी मुझे मिलेगी, ठीक है। तो जो V से हम नोट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को, तो वो हमारी किसकी को आएगी, E टोटल माइनस E1 प्लस E2। इस केस में जब तक 2 एटम एक दूसरे से बहुत दूर हैं, उनके बीच में किसी तरह की कोई इंटरेक्शन नहीं है, नो इंटरेक्शन, किसी तरह की कोई इंटरेक्शन नहीं है, उस केस में दोनों इक्वल रहेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 0, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमारे पास, 0 हो गई। लेकिन जैसे ही ये दोनों पास आना स्टार्ट करते हैं दूसरे के, जैसे ही ये एक दूसरे के पास आना स्टार्ट करते हैं, तो उस वजह से कुछ नए फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें आपके रिपल्सिव फोर्स भी होते हैं और अट्रैक्टिव फोर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ये 2 एटम पास आएंगे हमारे पास, जैसे पास आना स्टार्ट करते हैं तो 2 एटम क्या करते हैं, 2 एटम एक दूसरे के जब ये पास आएंगे तो इनके बीच में कुछ नए बात नयों की हो रही है, कुछ नए अट्रैक्टिव फोर्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं और कुछ रिपल्सिव फोर्स भी आ जाते हैं। 2 चीजें एक दूसरे को कुछ किसी तरीके से अट्रैक्ट भी कर रही हैं और किसी तरीके से रिपेल भी कर रही हैं, पास भी लेके आ रही है, दूर भी कर रही हैं, ओके। तो अगर वो पास आने वाले फोर्सेस ज्यादा है, उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स के, तो नॉर्मल सी बात है कि वो पास आना पसंद करेंगे, और अगर वो पास आना पसंद करेंगे तो उनकी एनर्जी जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि टोटल जो है वो कम हो जाएगी और जो पास आने के पास एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो एनर्जी कंसेप्ट हमें ये कहता है
मैं भी ऐसे समझाऊंगा इस बात को, कैसे रिपल्सिव फोर्स आ रहा है, कैसे अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है, वो बताऊंगा मैं अभी आपको। लेकिन हम एक रिजल्ट सीधा पढ़ लेते हैं पहले इसका। रिजल्ट ये कहते हैं कि अगर दो एटम के पास आने पर जो नए अट्रैक्टिव फोर्स की मैग्नीट्यूड है, अगर वो रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा है, तब तो वो दो एटम स्टेबल रहेंगे और बॉन्ड बनाएंगे। बट एक्चुअल में अगर ऐसा हो जाता है कि रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड अट्रैक्टिव फोर्स के तो इक्वल हो गया या उससे ज्यादा हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा हो गया है रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड या इक्वल हो गया है, तब उस केस में दोनों एटम दूसरे को रिपेल करेंगे। नॉर्मल सी बात है, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है तो रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो बॉन्ड नहीं बनेगा। दैट मीन्स कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, पहले से ज्यादा हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। तो जब दो सिस्टम को पास लाने पे अगर उनकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, तब हम कहेंगे कि वो स्टेबल बॉन्ड बनाएंगे। अगर उनकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ जाती है, बढ़ जाती है, पॉजिटिव आ रही है, तो हम बोलते हैं कि वो आपके बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ठीक है, देखिए कुछ मैं ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, अगर मैं डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करूं आपको, एनर्जी डायग्राम से, कि यहां हम लेते हैं डिस्टेंस दोनों एटम के बीच की, आर से डिनोट करते हैं इसको, ओके, और यहां हम डिनोट करते हैं उसकी एनर्जी। क्लियर। अब यहां से होता क्या है, मान लीजिए कि ये जो एनर्जी है, ये हम पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं भाई, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, होता ये है कि मान लीजिए ये जो वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू जीरो वैल्यू है, यहाँ पर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल जीरो है, ठीक है। तो होता क्या है कि अब ये होता है यहां से कि दो एटम को क्या करता हूं मैं, जैसे जैसे मैं उनके डिस्टेंस को कम करने की कोशिश करूंगा, मान लीजिए पहले उनकी दोनों की तो पोटेंशियल एनर्जी थी सिस्टम की, वो यहां थी, इसके आसपास थी। अब मैंने डिस्टेंस कम करना स्टार्ट किया, मतलब दो एटम्स को पास पास लाना स्टार्ट किया, तो डिस्टेंस कम करूंगा तो क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर मैं और डिस्टेंस कम करता हूं तो होता यह है कि और ज्यादा डिस्टेंस कम करने पर उसकी एनर्जी वापस से बढ़ जाती है। इस तरह का कुछ जो ग्राफ है आपका, डायग्राम जो एनर्जी डायग्राम जो आपका है, ये आपका हमें देखने को मिलता है। ये जो डिस्टेंस आपकी है, इस डिस्टेंस पर उसकी जो एनर्जी है वो मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, देखो यहां पर जीरो ले रहे हैं हम, तो नेगेटिव आ रही है, उसके बाद पॉजिटिव हो गई। इसका मतलब जब वो दो एटम इस डिस्टेंस पर आ जाएंगे, इस डिस्टेंस पर आ जाएंगे, इस डिस्टेंस पर आने पर वो क्या बना लेंगे, एक स्टेबल इंटरेक्शन उनके बीच में होगी, बॉन्ड एक बना लेंगे। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए आपकी, इस केस में यहां पर नेगेटिव होनी चाहिए। उससे और ज्यादा पास लेके गया तो और ज्यादा पास लेने पर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाएंगे, और रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने की वजह से वापस वो दूर हो जाएंगे और उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो स्टेबल नहीं होंगे। स्टेबल होने के लिए पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम होना जरूरी है भाई, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सिस्टम को अगर स्टेबल होना है, किसी भी मॉलिक्यूल को स्टेबल होना है, किसी भी चीज को स्टेबल होना है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो मिनिमम होनी चाहिए। तो यहां पर हम यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब दो एटम आपके पास पास आएंगे तो एक मिनिमम डिस्टेंस पर पहुंचकर उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगी, तो वहां पर वो स्टेबल एक बॉन्ड बना सकते हैं। इसके अलावा वो अगर हम उसकी डिस्टेंस को और पास ले आएंगे तो वहां से आपका बॉन्ड जो है वो स्टेबल नहीं बनेगा। अब कौन से, अब इसको हम हाइड्रोजन के लिए एक्सप्लेन कैसे करूंगा वो देखिए। बात हो रही है नए रिपल्सिव और नए अट्रैक्टिव फोर्सेस की, है ना। तो मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, सॉरी एटम है, ठीक है, और ये उसके पास एक ये न्यूक्लियस है उसका, और ये उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल में या एस सबशेल में घूम रहा है, ओके। ऐसे ही दूसरा एटम जब इसके पास आएगा, पास आने की बात हो रही है, वो पास आना स्टार्ट हो गए हैं, तो ये उसका इलेक्ट्रॉन जो है हमने इस तरीके से दिखा दिया। ठीक है, ये दो हाइड्रोजन एटम मेरे पास है और दोनों का मैंने आपको क्या कर दिया, शो कर दिया, क्या स्ट्रक्चर, ओके। अब देखिए होता क्या, जैसे ही पास पास आएंगे तो ये जो एटम है, सॉरी ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे ये दूर होंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पड़े अपने दूर दूर को, जानते नहीं किसी को कौन है कौन नहीं है। लेकिन जैसे ही पास पास आएंगे तो पास पास आने पे इस इलेक्ट्रॉन का दिल जो है इस न्यूक्लियस के धड़क गया, और ये इलेक्ट्रॉन चाहता है कि इसको छोड़ के वो इसके पास चला जाए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अट्रैक्शन इसके बीच में हो गई। अब नॉर्मल सी बात, जो ऐसा करता है वो वैसा भरता है, तो अगर ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो नॉर्मल सी बात है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, है ना। तो यहां पर हो क्या रहा है, अब यहां पर हो ये रहा है कि जो नए अट्रैक्टिव फोर्स आए हैं,
वो नए अट्रैक्टिव फोर्स किस किस के लिए आए हैं? नए अट्रैक्टिव फोर्स आपके आए हैं इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन के लिए और इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के लिए, है ना, इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के लिए, इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के लिए। अब जब ये पास पास आ रहे हैं तो जो ये एक दूसरे के न्यूक्लियस हैं, एक दूसरे के जो न्यूक्लियस हैं, वो तो एक दूसरे को देखकर पसंद नहीं करेंगे, तो नॉर्मल सी बात है कि एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये क्या करेंगे यहां पर एक दूसरे को जो है रिपेल करेंगे। इसके अलावा जो आपके ये दो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे भाई, क्योंकि ये इसके न्यूक्लियस को देख रहा है, ये इसके न्यूक्लियस को देख रहा है, तो नॉर्मल सी बात है ये भी दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे, तो यहां भी रिपल्सिव फोर्स आपका लग रहा है ना। तो अट्रैक्टिव फोर्स यहां पर आपके कौन कौन से लग रहे हैं? एक तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है, और जो पहले से अट्रैक्टिव फोर्स है वो तो आपको दिख ही रहे हैं, ये न्यूक्लियस इससे जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ा हुआ है ना, तो ये भी अट्रैक्टिव फोर्स ही काम कर रहा है हमारा। ओके, तो यहां से हमारे पास जो रिपल्सिव फोर्स है वो सिर्फ दो दिख रहे हैं हमें, एक तो ये न्यूक्लियस से न्यूक्लियस वाला रिपल्सिव फोर्स दिख रहा है और एक ये दो इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सिव फोर्स दिख रहा है, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। तो यहां पर क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स आपके ज्यादा है, कौन कौन से अट्रैक्टिव फोर्स, अगर मान लीजिए इसको E1 मान लेता हूं, इसको मैं E2 मान लेता हूं, तो एक तो मेरा इसको न्यूक्लियस N1 मान लेते हैं, इसको न्यूक्लियस N2 मान लेते हैं। ओके, तो एक तो E1 और N2 के बीच में अट्रैक्शन है, एक हमारी E2 और N1 के बीच में अट्रैक्शन है। इसके अलावा E1 और N1 में तो अट्रैक्शन पहले से आ गई, और इसी तरह से E2 और N2 में अट्रैक्शन पहले से थी, है ना, टोटल अट्रैक्शन तो बढ़ गई है, अट्रैक्शन तो बढ़ रही है। इसके अलावा अब रिपल्सिव की बात करें तो जो E1 है वो E2 से रिपल्शन कर रहा है, वो उसको देख के पसंद नहीं करता, और इसी तरह जो N1 है वो N2 से देखना पसंद नहीं करता। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा आ रहा है, और इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो है स्टेबल मॉलिक्यूल एक बनाएंगे, क्योंकि आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही बोलती है कि क्योंकि इनकी जो एनर्जी है अब वो कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी, जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी आएगी वो नेगेटिव आएगी, और इस वजह से आपका जो H2 मॉलिक्यूल है वो आसानी से बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये था आपका एनर्जी कंसेप्ट। अब इसी बेस पर मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन और दे सकता हूं कि भाई जो हमारा हीलियम मॉलिक्यूल है वो क्यों नहीं बनता, He2 क्यों नहीं बनता। ठीक है, अब बात कर सकते हैं हम कि वाई, ये पेपर में क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड में, क्लास टेस्ट, स्कूल बोर्ड, स्कूल एग्जाम जो आपके होते हैं उसमें टीचर आपसे पेपर पूछ लेता है कि वाई हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, He2 क्यों नहीं बनता है, साफ आप खुद ही इसका आंसर दे सकते हो बेटा, अगर आपने ये कंसेप्ट समझा है एनर्जी कंसेप्ट वाला तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। मान लीजिए मेरे पास हीलियम है और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ऐसे ही जब दूसरा हीलियम एटम इसके पास आएगा तो इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ये हो गया और एक ये हो गया, है ना। तो यहां से अब आपको खुद एक्सप्लेन करना है, मैं कह रहा हूं कि एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट नहीं करता होगा इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि इस केस में जो आपका रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा होगा, है ना। रिपल्सिव फोर्स का अट्रैक्शन जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा होगा। कैसे होगा अब आपको देखना पड़ेगा खुद ही। मान लीजिए हम N1 हो गया, ये N2 हो गया, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, सॉरी इसको E2 मान लीजिए, ठीक है, इसको E1 डैश कर लीजिए या तो, या फिर E3 कर लीजिए, मर्जी आपकी है, E3 कर लीजिए, इसको E4 कर लीजिए। अब आप खुद, जैसे मैंने हाइड्रोजन के लिए एक्सप्लेनेशन दी है वैसी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ दे सकते हो कि अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स क्यों ज्यादा हो गए होंगे, है ना। देखिए यहां इसके बीच में रिपल्सिव होगा, E1 और E3 के बीच, पहले मैं रिपल्सिव लिख रहा हूं, E1 और E3 के बीच में रिपल्सन आ गया, पहले नहीं था ऐसा कोई रिपल्सन क्योंकि अलग अलग थे, दूर दूर थे, है ना। इसी तरह से E2 और E4 के बीच में भी रिपल्शन आएगा। अब ये दोनों कर सकते हैं, ये दोनों भी कर सकते हैं, इसका मतलब E2 और E3 के बीच में भी रिपल्शन आ सकता है। इसी तरह से E1 और E4 के बीच में भी रिपल्शन आ सकता है। चार तो यही हो गए। इसके अलावा जो न्यूक्लियस है ये इस न्यूक्लियस को भी रिपेल करेगा, दैट मीन्स कि N1 और N2 के बीच में भी रिपल्शन आएगा, है ना। तो 5 तो हमारे पास साफ से दिख रहे हैं, ये बिल्कुल नए रिपल्सिव फोर्स है,
ये रिपल्सिव फोर्स पहले नहीं थे, ये अब आए हैं, है ना। और अट्रैक्टिव फोर्स की बात कर लें तो अट्रैक्टिव फोर्स आप बता ही सकते हो कि भाई ये जो E4 हमारा है, जो E4 हमारा है वो N1 से अट्रैक्ट होगा, E3 जो हमारा है वो N1 से अट्रैक्ट होगा, है ना। इसी तरह से जो हमारा E1 है वो N2 से अट्रैक्ट होगा, और जो E2 है वो भी N2 से अट्रैक्ट होगा। तो नए अट्रैक्टिव फोर्स कितने आए? सिर्फ 4। रिपल्सिव फोर्स कितने आ रहे हैं? 5 नए वाले, है ना। तो नए रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा है। अब क्योंकि रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है तो क्यों वो एक दूसरे को पास लाने की कोशिश करें, दूर रखना चाहेंगे दूसरे को, और अगर वो एक दूसरे से दूर रहेंगे तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो ज्यादा आएगी। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा आएगी, दैट मींस कि वो मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे। तो यही आपका आंसर होता है एनर्जी कंसेप्ट के बेस पे कि हीलियम 2 क्यों है, जो है वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कि वो आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रही है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंसेप्ट कि अगर दो एटम को स्टेबल बॉन्ड बनाना है तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो बहुत मिनिमम होनी चाहिए। जितनी मिनिमम वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी की वो उतना स्टेबल बॉन्ड बनाएंगे, और जितना हाई वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी की वो उतना ज्यादा अनस्टेबल रहेंगे, और वो बॉन्ड बनाने के चांसेस उनके बहुत कम हो जाएंगे। क्लियर? तो ये हमने एनर्जी बेस्ड कंसेप्ट को सीख लिया भैया कि किस बेस पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कंसेप्ट को। और आई थिंक आपको समझ में भी अच्छे से ही आ गया होगा। अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम शायद आपको नहीं होनी चाहिए, ना के बराबर ही होनी चाहिए बेसिकली आपको। अब यहां से मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो आपकी ये डिस्टेंस आई थी ग्राफ में, मैंने कुछ इस तरह से डायग्राम बनाया था कि ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आपकी आ रही है ये वाली, इस डिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस को हम उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कह सकते हैं। दैट मीन्स कि ये क्या है? उसकी बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। ठीक है, ये क्या लेंथ है उसकी? बॉन्ड लेंथ को हम डी से भी नोट कर सकते हैं, आर से भी कर सकते हैं। अगर हम आर ले रहे हैं तो आर नोट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ आर ले रहे थे। तो ये जो है ये उसकी क्या है? बॉन्ड डिस्टेंस है। और इस डिस्टेंस पर जो ये एनर्जी की मिनिमम वैल्यू आई है, ये जो एनर्जी की वैल्यू आई है ये क्या कहलाएगी? उसकी बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। जो ये पोटेंशियल एनर्जी उसकी आई है, इस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहेंगे? उसकी बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। ये देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब होता है रिलीज हो रही है एनर्जी, है ना। जब कोई एनर्जी में चेंज नेगेटिव आ रहा है दैट मींस कि एनर्जी रिलीज की गई है। रिलीज की मतलब जब भी एक बॉन्ड बनेगा तो हमेशा एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा भाई कि जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी आपकी रिलीज होती है उतना बॉन्ड स्टेबल बनता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि जितनी हाई बॉन्ड एनर्जी होगी, जितनी वैल्यू बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी का, उतना उसकी जो स्टेबिलिटी है बॉन्ड की वो उतनी ही ज्यादा आपको मिलेगी। तो ये था आपका एनर्जी कंसेप्ट। बहुत आसान सा है, पेपर में कोई क्वेश्चन इसका खास बनता नहीं है वैसे तो। ऑर्बिटल कंसेप्ट का ही क्वेश्चन आपका ज्यादातर पेपर में आपको देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए एनर्जी वाइज भी कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि बॉन्ड बनना है या नहीं बनना है। उसका रीजन ये है, और इसकी वजह से एनर्जी पर असर पड़ता है, और वो एनर्जी ही डिसाइड कर रही है कि बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। ओके, तो आई थिंक आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा एनर्जी कंसेप्ट का। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑर्बिटल कंसेप्ट, और उसको पढ़ने के बाद फिर टॉपिक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके अंदर ही आगे आ जाता है फिर, जिसके बिना तो ये चैप्टर हम बिल्कुल अधूरा मानते हैं, और आगे जाके वो टॉपिक आपके बहुत काम आएगा। उसके बाद फिर हम एमोटिक थ्योरी जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थोड़ा सा आप इसको पढ़िएगा अच्छे से, समझिएगा अच्छे से, मुझे बताइएगा कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई या ये दिक्कत आई हमें इसके अंदर, ताकि मैं उसको दूर कर सकूं अगर मैं अगले वीडियो में आता हूं तो कमेंट कीजिएगा मुझे इस बारे में कि सर हमें समझ में आया या नहीं आया। प्लीज कमेंट कीजिएगा। आप वैसे तो बहुत मैसेज कर देते हो कि सर वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, ये क्यों नहीं, लेकिन आप कमेंट्स में कभी मुझे कोई बात नहीं करते हो, कि बताते नहीं हो कि सर हमने देखी कि नहीं देखी, मजा आया कि नहीं आया देख के। आपने कभी आज तक बताया ही नहीं है मुझे कि सर हमें मजा भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में। सिर्फ देख लेते हो और अपना काम चला लेते हो, वो तो कोई फायदा वाली बात है ना। मुझे पता चले तभी तो मेरा मन करेगा बनाने का। अब अगर मुझे ये लगता है कि बच्चे देख ही नहीं रहे होंगे शायद, क्योंकि कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, लाइक्स नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मैं सोचता हूँ शायद बच्चे देख ही नहीं रहे हैं। जो बच्चे देख ही नहीं रहे हैं तो फिर मैं क्यों डालता हूँ? तो मुझे बताना तो पड़ता है ना। आप मैसेज तो करके पूछ लेते हो फटाफट से कि सर वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, लेकिन कभी भी कमेंट्स में मुझे या लाइक्स में मुझे पता नहीं चलता कि आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। वहां से कुछ रिस्पॉन्स आएगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप देख रहे हो, और उसके बाद शायद मैं बनाने का मन करे। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको जरूरत नहीं होती है वीडियो देखने की, इसलिए शायद आप देखते नहीं हो, तो मैं बनाता भी नहीं उतना खास को। मुझे भी इतना कोई फिर फर्क नहीं पड़ता कि मुझे बनाने की नहीं बनाने की, बच्चों को जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे आप बताते रहा कीजिए कि सर हमें जरूरत है या नहीं है, ताकि मैं अपना टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बना सकूं। वरना
मुझे पास और भी बहुत काम हो जाते हैं आजकल तो ज़्यादा कुछ हो गए हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि मुझे आप थोड़ा-सा वहाँ पर वीडियोज़ के अंदर भी बताते रहिए कि सर हाँ, हम देखिए हमें मज़ा आया है। सिर्फ इतना भी अगर बता दो कि मज़ा आया तो उसमें भी बहुत मेरा काम चल जाता है कि हाँ, बच्चों को मज़ा तो आ रहा है चलो देखने में, ठीक है? तो आई होप कि आप आगे से फॉलो करोगे इस मेरे बात को। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड देखते रहिए कैमवेदा।